हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री चैनल है, तो सबके साथ शेयर कीजिए ताकि है ना क्वेश्चन बैंक के आंसर्स है की जो है वो सबको है ना अवेलेबल हो जाए, सबको मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के लिए उसी का मैं अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में से जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज के वीडियो में हम है ना क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी है एंड डी है वो हम सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि गिव वन वर्ड और फ्रेज और अ टर्म। आपको एक शब्द या एक फ्रेज मतलब कोई भी फ्रेज जो इसका करेक्ट आंसर हो या टर्म आपको है ना सब्स्टिट्यूट करना है स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको जब आंसर आप लिखेंगे तो आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट स्टेटमेंट का आंसर नहीं, आपको जस्ट आंसर लिखना है। आंसर यहाँ पर आएगा कि अ फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू ऑफ एन इकोनॉमी। तो नया क्रिएट करना उसे इनोवेशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनोवेशन। तो यहाँ पर जो टर्म आएगा, जो वर्ड हमें यूज करना है वो इनोवेशन आएगा। एंड देन सेकेंड यहाँ पर दिया है कि द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर एक चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। तो मम्मी भी आप लोगों को बोलती है कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए एक जगह बनी है और वो चीज वहीं पर होनी चाहिए, उसकी जगह पर होना चाहिए। तो उसके हम प्रिंसिपल ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर है ना प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये जो टर्म आएगा वो आपका करेक्ट आंसर है। देन लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन कौन सा है? तो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। देन फोर्थ यहाँ पर है कि द वन हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कौन है? तो मॉडर्न मैनेजमेंट के जो फादर है वो हेनरी फेयल है। तो आपको यहाँ पर जो आंसर है हेनरी फेयल लिखना है। देन फिफ्थ यहाँ पर है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मतलब आइडेंटिफाई करना, पहचानना एंड ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। और जो भी रिक्वायर्ड जरूरत वाली, जो नीड वाली रिसोर्सेज है, जो जरूरत है हमें, जैसे कि है ना मैन हुआ मतलब लेबर, मनी, मशीन, ये सब है ना एक साथ लेकर आना, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे ये प्रोसेस कौन सा है? तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो आपका जो करेक्ट यहाँ पर टर्म जो है, फ्रेज है, जो वर्ड आपको यूज करना है वो ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए। देन यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन बोला है कि एन एम्प्लॉय हु हैज एन अथॉरिटी एंड सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट हिज क्रिएटिव आइडियाज, अपनी क्रिएटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर कौन होता है? वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो इसके लिए आपको करेक्ट जो आंसर यहाँ पर रेड फॉन्ट में दिखाई दे रहा है कि एंटरप्रेन्योर आपका करेक्ट आंसर होगा। देन सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स दिस ग्रुप। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ये कौन सी ग्रुप के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ऑर्गेनाइजेशंस की? तो ये गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी फायदेमंद है ना भाई, फॉरेन करेंसी आएगा तो। देन द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन सा स्टेप फॉलो करना होता है? तो वो रजिस्ट्रेशन स्टेप फॉलो करना होता है। द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विल बी व्हाट? रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पर इसका जो आंसर है वो रजिस्ट्रेशन लिखना है। देन इसके बाद में सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ, बीपीओ का सब सेगमेंट कौन सा है? तो दैट इज केपीओ आपको लिखना है। केपीओ इज द बीपीओ का सब सेगमेंट हो गया। एंड नाइन्थ वन यहाँ पर 10th वन, दिस फंक्शन इज अ सोल ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। सारे के सारे मैनेजमेंट फंक्शंस का सोल है, हार्ट है। तो दैट इज डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट है कि अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में यहाँ पे स्पेशल आइडेंटिटी किसको रिसीव होती है? जिस प्रोडक्ट को, उसे ब्रांडिंग बोलते हैं। ब्रांड्स बोलते हैं ना, बाटा का ब्रांड है भाई, रिलायंस के ब्रांड वाला हो गया, तो यहाँ पे टाइटन के ब्रांड वाली वॉच हो गई, तो ब्रांडिंग, उसको ब्रांडिंग बोला जाता है। देन 12th यहाँ पर
कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को बिजनेस के कुछ फंक्शंस करने के लिए, काम करने के लिए दे देना, तो उसको आउटसोर्सिंग बोला जाता है, दैट इज आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा आउटसोर्सिंग। देन यहाँ पर 13th इसमें आपको लिखना है कि अ पर्पसफुल एक्टिविटी, पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो कैरी आउट करता है पर्पसफुल एक्टिविटी, और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स, जो एसोसिएट्स होते हैं, जो एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, दे अंडरटेक टू इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रेंडाइज्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए जो काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप टर्म यहाँ पर आना चाहिए। ये एक्टिविटी हो गई। देन 14th वन यहाँ पे डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर के लिए जो हम लिस्ट बनाते हैं प्रोग्राम की, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। देन यहाँ पर 15th है कि एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट के द्वारा मोटिवेट, प्रॉफिट की वजह से मोटिवेशन मिलता है, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी इज मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आपको ये जो है ना यहाँ पर ये जो टर्म है, सॉरी ये जो टर्म्स है हम लोग इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में हमको लेने हैं। आप लोगों के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमिक्स की ऑलरेडी मैंने ना कुछ यहाँ पे 5 वीडियोस मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, और इवन ओसी का भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का, ए एंड बी का, अभी ये सी एंड डी का मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। नाउ हम आएंगे डी क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है। तो क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सही बात है भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट ही होगा ना, कोई बंदा क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, काम करने में वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो वो तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट का ही काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमको ट्रू लिखना है इसके लिए। देन यहाँ पर सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो है ना बाय नेचर, नेचर के हिसाब से अगर हम देखें, स्वभाव के हिसाब से वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो यूनिवर्सल है इन नेचर। तो आपको इसका जो आंसर है वो ट्रू लिखना है। देन एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी रेडी टू वर्क हार्ड। शुड नॉट कैसे, अगर एंटरप्रेन्योर हार्ड वर्क नहीं करेगा, वो इनोवेटिव आइडियाज नहीं लेकर आएगा, काम करने के लिए इनिशिएट नहीं करेगा, तो फिर है ना प्रॉफिट कैसे अर्न होगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एन एंटरप्रेन्योर शुड बी रेडी टू वर्क हार्ड, तो यहाँ होना चाहिए था, तो ये शुड नॉट है, तो आपको फॉल्स लिख देना है इसको। देन ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। तो यस, एक ही सुपीरियर से हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है उन्हें एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, नहीं तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है काम में। तो इसीलिए यहाँ पर है ना एक वन हेड वन मैसेज वाला बात है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है ना ट्रू स्टेटमेंट है कि भाई एक ही जन से मिलना चाहिए मैसेज। देन एग्रो टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो एग्रो टूरिज्म जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ क्योंकि एग्रीकल्चरल एग्रो टूरिज्म डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो भी इम्प्रूव होगी। देन 6th वन, स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग फंक्शन। तो कंट्रोलिंग फंक्शन में जो है ना स्टैंडर्ड्स क्या सेट नहीं किए जाते हैं, क्या करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो बंदा काम नहीं करेगा सिस्टमेटिकली। तो यहाँ पर ये है ना जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट फॉर, नॉट नहीं होना चाहिए था, नॉट नहीं होता तो हम ट्रू लिखते, लेकिन यहाँ पर नॉट बोला है कि कंट्रोलिंग फंक्शन में परफॉर्मेंस के लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई सीलिंग नहीं दी है, कोई यहाँ पे पैरामीटर नहीं दिया, पैरामीटर नहीं दिया, तो ये गलत हो जाता है ना, तो यहाँ पे फॉल्स लिखना है हमको। देन 7th यहाँ पे दिया है कि बिजनेस सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ग्रोथ, बिजनेस के ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली बिजनेस सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ट्रू लिखना है। देन NEFT स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए स्टैंड करता है, तो यहाँ पे ट्रू लिखना है हमको। देन C2B स्टैंड्स फॉर, तो C2B स्टैंड्स फॉर ये किसके लिए स्टैंड करता है, C2B स्टैंड्स फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर एंड बिजनेस। कंज्यूमर एंड बिजनेस के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, तो ये ट्रू हुआ। तो जैसे
जैसे किसी को ओला बुक करनी तो वो अपना यहाँ पर अपना कोटेशन देगा, प्राइस कोटेशन देगा, फिर है ना ओला वाला उसको कस्टमर को, कंज्यूमर को सर्विस देगा, तो दैट इज C2B हो गया। तो यहाँ पे आपको ट्रू लिखना है। देन द टर्म ई बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म्स ई मेल एंड ई कॉमर्स। तो यस, ई बिजनेस है ना, ई मेल एंड ई कॉमर्स से डिराइव हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हमको क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। देन 11th वन यहाँ पर अंडर CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत द कंपनी वुड स्पेंड नॉट लेस देन 4%। यहाँ पे नॉट लेस देन 4% नहीं होना चाहिए, ये अगर नॉट लेस देन 2% होता तो हम ट्रू लिखते, क्योंकि 2% कम से कम एटलीस्ट 2% का एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज नेट प्रॉफिट का उनको है ना कंपनी को स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नॉट लेस देन 4% बोला है, तो इस स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। देन 12th यहाँ पर मीडिया डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ। कैसे नहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? आज अगर हम टीवी देखने बैठते हैं, हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे भी होता है, पब्लिक लाइफ में भी होता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया। देन विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग की मदद से कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन कोर एरियाज। कंपनी क्या अपने मेन वर्क पर, मेन एक्टिविटी पे क्या फोकस नहीं कर सकती है? ये तो गलत बात है, गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि है ना आउटसोर्सिंग कब करती है कंपनी, जब उसको अपने मेन कोर में, मेन उनके जो मेजर एरियाज है जहां पर उनको काम करना, उन पे कंपनी ध्यान दे सकती है, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट फोकस बोला, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। देन यहाँ पर 14th जो स्टेटमेंट है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का स्टेटमेंट है। देन यहाँ पर CERC इज एन एग्जाम्पल ऑफ NGO। तो यस, ये जो है एग्जाम्पल है NGO का जो वर्क करता है फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन, कंज्यूमर को अवेयर कराता है, जागो ग्राहक जागो आपने सुना होगा, तो मतलब उनको अवेयरनेस लेकर आता है, उनको प्रोडक्ट्स के प्राइसेस वगैरह सब पता हो, तो ये NGO है ना CERC, वो एग्जाम्पल है, NGO का एग्जाम्पल हुआ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये भी आपको टेक्स्ट बुक में कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये आपको NGO के अंडर में ये सारे मिल जाएंगे। देन 16th यहाँ पर है कि मार्केट में भी डिफाइंड एज ए एग्रीगेट डिमांड। मार्केट में भी डिफाइंड एज, मार्केट का मतलब हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर्स, जो पोटेंशियल बायर्स है उनके द्वारा जो डिमांड किया गया है फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मार्केट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ। देन 17th लास्ट जो है कि द एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। तो ये जो एरिया कॉन्सेप्ट है मार्केट से रिलेटेड, उसको हम एक्सचेंज कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा है C एंड D, मैंने आप लोगों को इसके आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।